बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक के अंदर क्रिकेट के अंदर काफ़ी हैपनिंग हुई। सबसे पहले लास्ट वीक जैसे हमने बात की, पीएसएल ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लड़कों को पिक भी किया गया और काफ़ी लड़के ऐसे जो लास्ट पीएसएल और नेशनल टी20 कप में खेल रहे थे उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की बात करें तो टी20 सीरीज़ पाकिस्तान ने 3-0 से अपने नाम कर ली। बड़ी खुशाइन चीज़ है। बट अनफॉर्चुनेट चीज़ इसमें ये रही कि ओडीआई सीरीज़ जो है वो पोस्टपोन कर दी गई। अगेन जो हमने देखा कि पहले पीएसएल का जो फर्स्ट लेग था उसमें कोविड पॉजिटिव केसेस आए और उसके बाद हमें पोस्टपोन करना पड़ा और सेकंड लेग जाके फिर हमें यूएई में खेलनी पड़ी। सेम हैपन हियर कि वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर के अंदर पॉजिटिव केसेस आए और हमने देखा कि उसके बाद ये ओडीआई सीरीज़ को पोस्टपोन करना पड़ा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी क्योंकि ये वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग नाइट के लिए ये पॉइंट्स थे इसके। और न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी हमने देखा कि वो भी वर्ल्ड कप के जो क्वालिफाइंग राउंड थे उसके लिहाज से उसके पॉइंट्स थे वो भी कंप्लीट नहीं हो सकी। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है कि दो हमारी ओडीआई सीरीज़ बैक टू बैक पोस्टपोन हो चुकी है। इसके अलावा मज़ीद हम बात करेंगे एशेज़ सीरीज़ के हवाले से भी, वो भी कंटिन्यू है और ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता और दूसरा मैच भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। इस सब पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त, उनको पाकिस्तानी क्रिकेट में तो इतनी पहचान मिली लेकिन साथ साथ उनके जो आजकल एनालिसिस है वो बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े दबंग किस्म के होते हैं। मेरे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बात काफ़ी टाइम से आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे, इवेंचुअली आपको हमने आज रहमत दे ही दी। ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके कैरियर के हवाले से बात करना चाहूँगा, फिर बाकी जो टॉपिक्स मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा अर्ली डेज़ का बताइए कि कैसे क्रिकेट स्टार्ट की। बड़ा ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछते ज़रूर हूँ, मैं ज़रूर पूछता हूँ क्योंकि हर प्लेयर एक किस्म का मोटिवेशन होता है कई फॉलोअर्स के लिए। तो थोड़ा सा अपने अर्ली डेज़ और जर्नी का बताइए क्रिकेट के हवाले से। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान में सब जो बच्चे हैं क्रिकेट शुरू करते हैं क्योंकि एक ही गेम है हमारे पास जिसका फ्यूचर है। तो हमारा भी गांव था, उसमें इतना ज़्यादा उस वक्त मेरा ख्याल है कि जब हम बचपन में थे तो अर्ली 80s में उस वक्त इतनी हमारे गांव में बिजली वगैरह भी नहीं थी, तो टीवी का भी इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो रेडियो पे मेरे वाले साहब कमेंट्री सुना करते थे, तो उनको देखा देखी ये रेडियो से शौक़ पैदा हुआ। अच्छा। और उसके बाद फिर जब शहर में एडमिशन लिया तो वहाँ पर लड़कों को क्रिकेट खेलते देखा, तो उसके बाद गांव में आके फिर मैंने क्रिकेट शुरू की। और उसमें यह था कि गर्मियाँ थी और गर्मियों में जो बड़े लड़के थे उनको बॉलिंग कराने में दुश्वारी होती थी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरी थी कि मैं उनको बॉलिंग भी कराता था और फिर उसके बाद बॉल भी मैं ही पकड़ के लाता था। और इस तरह आस्ता आस्ता करते करते। आप गालबन रिकॉर्ड से बिलोंग करते हैं? रनाला खुर्द से मेरा ताल्लुक। अच्छा, और उसके बाद आगे एक गाँव थे जहाँ पर मेरी वाले साहब को ज़मीनें वगैरह मिली हुई थी। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी हवेली थी उसके बाहर, ग्राउंड जो गांव था उसके बाहर, तो वहाँ ही क्रिकेट खेलते खेलते आस्ता आस्ता फिर। तो कब आपको लगा कि आपने क्लब क्रिकेट और लाहौर गालबन आप आए, तो कब वो जर्नी का थोड़ा सा वो भी शेयर करें हमारे साथ? देखिए, मैंने बेसिक से शुरू की थी गांव से, फिर उसके बाद शहर में आया, शहर में स्कूल से क्रिकेट खेली। उसके बाद फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ। अच्छा। और हमारा वही सेम बैच था जिसमें राना नवीद थे और मोहम्मद आसिफ थे, मैं था, काशिफ रजा, यानी कि हम 5-6 बच्चे थे जिन्होंने अंडर 15 अंडर 16 से इकट्ठा शुरू किया था। और उसके बाद हम सब के सब अल्लाह के शुक्र है कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और उस टाइम पे भी हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा था 19 लेवल पर। तो उसके बाद फिर हमने अपनी जो एलडीसी थी उसको हम फर्स्ट क्लास में लेकर आए। फिर फर्स्ट क्लास से हमारे लिए रास्ते खुले, हम इंग्लैंड जाना शुरू हो गए, प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आए। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन रहा, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में, फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का कैप्टन रहा मैं। और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट अलाइड बैंक से मुंसलिक हुआ, फिर KRL से और अभी पोर्ट कासम से किया। चले वाह, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जर्नी। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेशनल कैरियर के हवाले से बात करें तो आप जब अभी टीम में नहीं आए थे तो आपका जिक्र काफ़ी होना शुरू हो गया था कि एक बड़ा टॉल फास्ट बॉलर आ रहा है, और आसिफ तो ऑलरेडी आ चुके थे, बट दोनों का कंपैरिजन किया जाता था और कहा जाता था कि ये लड़का शायद बड़ा लंबे टाइम तक सर्व करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा 3 टेस्ट मैच और 5 ODI खेले। तो क्या आपको लगता है, क्या ऐसी रीज़न बनी कि आप लंबा पाकिस्तान को सर्व नहीं कर पाए? क्या उस टाइम लड़के बहुत ज़्यादा थे, आसिफ थे, आमिर थे और शुएब अख्तर वगैरह, उमर गुल सब थे, या आपको लगता है कोई और फैक्टर था? देखिए, ये सब मेरे बाद में आए थे और मेरा जो नाम था इनसे पहले बन चुका था। मगर इसमें थोड़ी सी बैड लक कह सकते हैं। एज ए फास्ट बॉलर आपकी एज होती है कि अगर आप 17, 18 या 19 में अगर आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आप एक लंबा कैरियर बना सकते हैं, 15-20 साल खेल सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी अर्ली ऑन 2003 के वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन हो गई थी, वीज़ा भी था। फिर मैं
वजूहत थी जिनकी वजह से मुझे साथ नहीं भेजा गया, पाकिस्तान को भी शिकस्त हुई। उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन मेरा नाम आता रहा, मगर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे मेरे प्लेयर्स के साथ या कुछ मैनेजमेंट थी उनके साथ कोई पर्सनैलिटी क्लैश थे, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड था और मैं उस तरीके से उनकी वो चापलूसी नहीं कर सकता था जिस तरीके से बाकी लड़के जो गली मोहल्ले से आते थे वो करते थे। तो ये चीज़ फिर लिंगर ऑन होते होते और फिर इस तरह डिले एक वैसे मैंने भी आपके बारे में, क्योंकि काफ़ी क्रिकेटर से मुलाकात भी रहती है और सारा, कि आपका लगता था कि आपका एक स्टांस होता था हर चीज़ के लिहाज से। आप उस टाइम पे भी मैंने सुना है कि वो आप उस टाइम पे खड़े जब होते थे तो फिर आप उससे विड्रॉ नहीं करते थे, बैक फुट पे नहीं आते थे। क्या उस टाइम भी ऐसी अप्रोच ही थी जैसे अभी आप दबंग किस्म के एनालिसिस देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही थी, बल्कि बचपन से मेरी ऐसी थी। जब मैंने अंडर-19 शुरू की तो उस ज़माने से ही मेरा अर्ली ऑन ही हमारे जो था डिस्ट्रिक्ट की टीम और उसकी जो मैनेजमेंट थी उसके साथ क्लैश हो गया। अच्छा। तो फिर मुझे 1 साल के लिए उन्होंने बाहर कर दिया, उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, मगर मैं अपने स्टांस पे था क्योंकि मेरा काम था परफॉर्म करना और परफॉर्म करके टीम में आना। तो फिर उसके बाद उनको ज़रूरत हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर दोबारा खिलाया और वही स्टांस मेरा पाकिस्तान टीम तक भी रहा कि मैं अपनी बॉलिंग कराता था, फर्स्ट क्लास में विकेटें लेता था और टॉप करता था। उसके बाद मैं वापस चला जाता था। मैंने कभी इनको फ़ोन नहीं किया, ना किसी से करवाए और ना कोई इस तरीके से मैंने कोई अनफेयर मीन्स यूज़ किया पाकिस्तान टीम में आने के लिए। अदरवाइज़ तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे, मैं बड़े शुरू में आ सकता था पाकिस्तान टीम में, मगर मैंने कोई अनफेयर रास्ता यूज़ नहीं किया पाकिस्तान टीम में आने के लिए। और फिर भी मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि इन द एंड में पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़ा आज़ाद है। तो अभी जितने भी आपके एरा के प्लेयर्स थे, चाहे वो बैट्समैन की बात करें या बॉलर्स की करें, मोस्टली पीसीबी से एसोसिएटेड हो ही गए हैं और वो किसी ना किसी रीजन या किसी टीम का पार्ट बन गए, कोचिंग में आ गए। तो आपके साथ कभी रब्ता किया हो या आपका इंटरेस्ट हो इनके साथ पीसीबी के साथ काम करने के लिहाज से? देखिए, मेरा एक स्टांस है कि जो आपका मेरिट पे आपको रखने चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि आप नाम यूज़ करें या सोर्सेज इस्तेमाल करके आप किसी को भी लेके आएँ, क्योंकि जो कोचिंग का फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यंगस्टर्स की कोचिंग के लिए आपको वेरी वेल एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो अच्छी साइकोलॉजी बेसिस पे उनकी तरबियत कर सकें। फिर कोच एक रोल मॉडल होता है, फिर उसको जो बेसिक आपके बायोमैकेनिक्स हैं उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उसको गेम का। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बंदा फर्स्ट क्लास है, एक नेचुरल तरीके से खेलता आया, उसके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, उसको साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बायोमैकेनिक नॉलेज नहीं है, और आप उसको उठा के यंगस्टर्स के साथ एज ए कोच लगा देते हैं। तो इसीलिए हमारा कोचिंग का कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ। तो मैं जब तक ये कोचिंग का इस तरीके से कल्चर डेवलप नहीं करेंगे मैं इसमें नहीं आऊँगा। अच्छा, तो उसमें लेवल कुछ कोचिंग के किए हुए हैं आपने? जी, मैंने सारे मैंने इंग्लैंड से भी किए हुए हैं, यहाँ से भी किए हुए हैं। उसके अलावा मैंने मैच रेफरी के भी कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद आदमी हूँ जिसके पास टेस्ट क्रिकेटर हूँ जिसके पास स्पोर्ट्स साइंसेज की डिग्री भी है। अच्छा, माशाल्लाह। आज तक पाकिस्तान की 60-70 साल की तारीख में किसी जो टेस्ट क्रिकेटर के पास कम से कम ये डिग्री नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। मगर सिस्टम जब तक नहीं बनाएंगे मेरे जैसे लोग नहीं आएंगे। अच्छा, चलें, हम उसके लिए दुआ गो हैं कि आप जैसे लोग ज़रूर आए और आगे पाकिस्तान को सर्व करें। अच्छा, थोड़ा सा क्रिकेट पे थोड़ी सी मज़ीद आपके हवाले से बात करना चाहूँगा। आपने अप्रोक्सीमेटली 2 साल खेले, तो कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर था? हमेशा ओबियसली जब आप भी कोई भी स्पोर्ट शुरू करते हो तो कोई आपके लिए आइकॉनिक प्लेयर ज़रूर होता है जिसको आप फॉलो करते हो। तो आपके ऐसा कौन सा फास्ट बॉलर था जो ऑल टाइम आपका फेवरेट हो, जिसको देख के आपको लगा हो कि अब्दुल रऊफ इसकी तरह का बनना चाह रहा है? देखिए, अर्ली ऑन जो हमारे फेवरेट थे बचपन में वो तो डेफिनेट उस वक्त इमरान खान थे और उसके बाद वसीम अकरम थे। ठीक है। क्योंकि 2 पाकिस्तान के मोस्ट प्रोमिनेंट फास्ट बॉलर थे और उस वक्त इन्होंने दुनिया क्रिकेट को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक अपनी पर्सनैलिटी से और अपनी बॉलिंग से इंस्पायर किया था। तो हमारी जैसी जो जनरेशन थी वो सब की सब इनसे इंस्पायर्ड थी। मगर लेटर ऑन जब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू की तो जब मैं खुद भी मैं आउटस्विंग बॉलर था तो मुझे फिर इस हवाले से मेरी जो फेवरेटिज़म था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं कोर्टनी वाच उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। उसके बाद जो साउथ अफ्रीकन शान पोलक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इंडिया के श्रीनाथ थे, वो बड़े अच्छे बॉलर थे, उनसे बहुत ज़्यादा, रिचर्ड हैडली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो आस्ता आस्ता फिर आपकी वो चेंज आती जाती। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप आए तो मैं देखता था तो आपकी सिमिलरिटी हाइट और उस तरह की लुक वाइज मैगराथ से मिलती थी, तो आपको एसोसिएट भी किया जाता है कि पाकिस्तानी मैगराथ के लिहाज से। तो वो अब कभी आपके फेवरेट नहीं रहे?
बिल्कुल, वो भी मैं अभी उनका नाम भूल गया, वो भी हमारे फेवरेट रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी बड़ा अरसा ऑस्ट्रेलिया को फतवात से अमतार करा। उनकी बॉलिंग की स्पेशलिटी ये थी कि वो पहले बॉलर थे जिन्होंने गुड लेंथ को हिट करना शुरू किया और वहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस उसी जगह से अंदर और बाहर लाना बॉल। हालांकि उनके पास इतनी ज़्यादा स्विंग या सीम नहीं थी, कोई वैरायटी नहीं थी, मगर जो उन्होंने अपनी लेंथ को और हाइट को यूज़ करके उस गुड लेंथ का जो एक कंसेप्ट दिया वो अभी तक मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स के लिए एक मशले रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके राहुल भाई से मजीद क्वेश्चन करेंगे और PSL के हवाले से कुछ मजीद डिस्कशन भी करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। रोह भाई से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा रोह भाई, थोड़ी सी मैंने जैसे इंट्रो में बात की, PSL के हवाले से बात करना चाहूँगा। PSL ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी बन चुकी है। फॉर्चुनेट कहना चाहिए या अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए, हमारे तमाम लड़के भी अब इसी बेस के ऊपर पिक होते हैं। ओबियसली मेरा भी मानना, और आप मेरा ख्याल है इस बात को सेकंड करेंगे कि आपकी सबसे फर्स्ट ग्रेड जो क्रिकेट है वो काज़न ट्रॉफी है, जो 4 डे क्रिकेट है वो ही असल आपकी क्रिकेट की जिस्ट भी होती है और उसी को ही आपको मैकेनिज्म रखना चाहिए लड़कों को पाकिस्तानी टीम में इंडक्ट करने के लिए। बट ये सारे का सारा क्योंकि पूरी दुनिया में हाईलाइट होती है, दिखाई जाती है, ब्रॉडकास्ट इन्वॉल्व है, तो सारे का सारा हाइप जो है वो PSL को मिलती है। अभी लास्ट वीक PSL ड्राफ्ट हुए, उसमें हमने कई अच्छी पिक भी देखी, बट एक अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि काफ़ी लड़के इसमें पिक नहीं किए गए। जैसे सुहेल खान की बात करें, बड़ा कंसिस्टेंट बॉलर था। जुनैद खान की बात करें, इमाद भट्ट बड़ा अच्छा ऑलराउंडर थे, वो नहीं हुए। इसी तरह बैट्समैन भी बड़ी लंबी लिस्ट है जिनको कंसिडर नहीं किया गया। तो आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, जो PSL करवाने का मकसद ये था कि एक जो इसकी जो बॉडी है उसको पैरेलल खड़ा किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह, ताकि वो नीचे जाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उसको डेवलप कर सके। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर दिए। PSL से थोड़ा अर्सा पहले उन्होंने इस तरह की स्कीमें शुरू कर दी और उसके बाद एक एक दो लड़के ला के उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन शुरू कर दी। होना ये चाहिए था कि जिस तरह आपकी जो क्लब क्रिकेट थी वो नीचे से आपको ग्रास रूट से प्रोडक्शन दे रही थी, इस तरीके से जो फ्रेंचाइज़ हैं इनको भी चाहिए था कि आपका सिस्टम ऐसा बनाते कि नीचे से आपकी डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती, और सिर्फ T20 नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट के लिए। अब हो ये रहा है कि इसी वजह से इनकी और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके दरमियान क्लैशेस आते हैं वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको बिल्कुल एक फ्री हैंड तो नहीं दे सकता, क्योंकि जब आप काम भी प्रॉपरली नहीं कर रहे और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अपने लिए वो गुंजाइश भी मांग रहे हैं, तो डेफिनेट वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनकी भी मजबूरी होती है, उन्होंने अपने हालात सामने रखकर फैसले करने होते हैं। मगर इस दफ़ा जो रमीज़ राजा ने खिंचाई इनकी की है वो बहुत ठीक ही है। अगर मेरे जैसा कोई चेयरमैन होता तो वो इससे भी सख्ती से पेश आता है इनके साथ। उसकी क्या फैक्टर समझते हैं आप? बेसिक क्या दे सकते हैं? उसकी बेसिक यही फैक्टर है कि जब जो इनका काम था वो करने में नाकाम रहे हैं, और इसके अलावा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मजीद अपने लिए फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज ए डिपार्टमेंट इनको नहीं दे सकता। इनको चाहिए था कि आप अपने तरीके से वेल ऑर्गेनाइज करें, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि आप नीचे से कल्चर डेवलप करें। आप देखें कि आपकी जो कराची किंग्स है या उसके बाद कोयटा की ग्लैडिएटर है या मुल्तान है, उसके बाद इस्लामाबाद है, इन्होंने आज तक क्या किया नीचे ग्रास रूट लेवल पर जाके? मुल्तान में क्या काम हुआ, कोयटा में क्या काम हुआ, कराची इंटीरियर सिंध में क्या काम हुआ, इस्लामाबाद में इन्होंने क्या काम किया? और उसके बाद फिर ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब अगर एक आदमी क्रिकेट को नहीं समझता, वो चेयरमैन है, तो वो तो ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा। मगर मेरा नहीं ख्याल कि रमीज़ राजा जैसा बंदा इनकी ब्लैकमेलिंग में आ सकता है, जिसको अभी सिर्फ एक जो मुलाकात हुई है उनकी और उसमें उनको 40 करोड़ रुपया सिर्फ ड्रॉप इन पिचेस के लिए मिल गया। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करना और अपने आप को लॉन्ग टर्म में इन्होंने सिस्टम में रखना, तो इनको फिर काम करना पड़ेगा नीचे जाकर और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आपको क्लब क्रिकेट का बच्चा तैयार किया हुआ या किसी और क्लब का या किसी डिस्ट्रिक्ट का आप उसको उठाकर ले आएँ और एक जिस तरह ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है कि नीचे मजदूर या कोई आदमी अपनी प्रोडक्ट तैयार करता है तो ऊपर जो सनतकार होता है या बड़ा होता है वो उस पर अपना ठप्पा लगा के उसको पेश कर देता है। इस तरीके से ज़्यादा इसमें अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये 6 जो टीमें हैं ये 7वीं टीम बनाने नहीं दे रहे। जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि 12-13 ऐसे लड़के थे जो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं और वो दे आर अबाउट टू रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान इवन, तो उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि 7वीं टीम होनी चाहिए कंपेटिटिव क्रिकेट के लिए, ताकि एटलीस्ट ये जो लड़के 15-16 लड़के हैं जो टीम का पार्ट हो सकते हैं वो कवर अप कर जाते?
देखिए बिल्कुल होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा टीमें होंगी उतना ही फ़ायदा होगा, उतना ही बच्चों का फ़ायदा होगा। जो आपका टैलेंट है, आपका टैलेंट कम अज़ कम मिसिंग नहीं होगा, हर एक को अपना चांस मिल जाएगा। जितने भी अब ये हो रहा है कि काफ़ी अरसे से 5-6 साल से वही लड़के ज़्यादातर खेल रहे हैं जिनका ऑलरेडी नाम बना हुआ है। और जो नया टैलेंट आपने देखा कि बैटिंग में कोई नया टैलेंट पाकिस्तान में नहीं आया काफ़ी अरसे से, सिवाय एक हैदर अली के अलावा कोई प्लेयर नहीं मिला। वो भी अभी तक उसको प्रॉब्लम हो रहा है 4 डे क्रिकेट खेलने में, और जो टेस्ट क्रिकेट और 1 डे इंटरनेशनल में, वो अभी तक उसको आप सिर्फ एज ए T20 स्पेशलिस्ट ही कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी तक आपके पास कोई राइट आर्म लेग स्पिनर डेवलप होकर नहीं आया, कोई ऑफ स्पिनर अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर डेवलप होकर नहीं आया। मिडिल आर्डर में आपके पास काफ़ी ज़्यादा लैब्स हैं। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको एक टीम को, मेरा ख्याल है कि इंडक्ट करना पड़ेगा इस PSL में। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद बात करें तो ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। शुरू में जब नजम सेठी साहब ने इंट्रोड्यूस की तो दोनों को 2 साल एटलीस्ट पैरेलल हमने चलाया, और इधर से हमारी रीजनल क्रिकेट भी बहाल थी, साथ हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट भी चल रही थी, तो दोनों को हम चला रहे थे। और मेरा मानना ये है कि रीजनल क्रिकेट के अंदर आप जैसे नेशनल T20 कप है उसमें आप उसको भी अकोमोडेट कर रहे थे, इधर आप PSL में आप तमाम जो जितने भी आपके दूसरे ब्रांड्स हैं रीजन उनको भी अकोमोडेट कर रहे थे, और डिपार्टमेंट को आप अपने डोमेस्टिक के अंदर लेके चल सकते थे। और अगर आपका 5-10 साल में प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाता आपका रीजनल सिस्टम, तो फिर आप डिपार्टमेंट्स को या उसको स्पॉन्सर के तौर पे यूज़ कर लेते या किसी ना किसी तरह अपने सिस्टम का पार्ट रख सकते थे। क्योंकि हम जैसे पहले भी शो से बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल बंदा अपने अकेला नहीं है, वो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर पूरी फैमिली को रन कर रहा होता है। तो उसके लिए तो एक ही चांस होता है कि पाकिस्तान खेलूँ, पाकिस्तान ना खेलूँ तो एटलीस्ट डिपार्टमेंट में खेल के अपनी फैमिली को सेव कर लो। तो अब क्या देखते हैं, बिकॉज यू नो ऑल द गाइज, तो कितनी ज़्यादा परेशानी है, और ये सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जो सिस्टम है ये तो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। इसमें पिछले साल भी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुए। इस साल अगर आप मैचेस के रिजल्ट उठाकर देख लें तो जो पहले 20 मैचेस हुए थे उनमें से 18 मैचेस ड्रा हुए थे, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो इसमें जब कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर प्लेयर कैसे प्रोड्यूस होगा, उसको मैच जीतना कैसे आएगा? डेवलपमेंट नहीं होगी, बॉलिंग की डेवलपमेंट नहीं होगी, बैट्समैनों की डेवलपमेंट नहीं होगी, स्पिनर्स की नहीं होगी। तो इसमें मेरा ख्याल है कि फ्लोरिश करना चाहिए नीचे से ऊपर तक जो क्रिकेट है उसको, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूथ को इम्पावर करेंगे, उनको रोज़गार देंगे, उतना ही आपके कंट्री के लिए फ़ायदा है। क्योंकि देखें कि हमारे जो मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, या जितने भी ये तरक्की याफ्ता कौमें हैं, इनसे डेवलप नेशन है, इनसे बहुत डिफरेंट है। हमारी 24 करोड़ आबादी है। अगर आपने ये चीज़ें करनी थी तो आपको 60 साल पहले ये जो आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, इसको उस वक्त कंट्रोल करना चाहिए था। अब जब आपका एक बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, उसके बाद आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है 24 करोड़ की। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की देखें तो उनमें 50 या 60 गेम्स और हैं जिनका फुली उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। तो वो यूथ डिवाइड कर देती है, वो सारी गेम्स में वो पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी अर्निंग कमाते हैं हर जगह पे जाके। अब बदकिस्मती से यहाँ पे इससे पहले 3 या 4 गेम्स थी। एक आपकी स्क्वाश थी, वो 0 की ग्राउंड होगी, हॉकी आपकी बिल्कुल फ्लैट आउट हो गई, फुटबॉल आपका फीफा ने बैन कर दिया, कबड्डी आपकी फ्लैट आउट हो गई। अब रहस है कि बाकी किसी गेम का फ्यूचर ही बाकी नहीं है आपके पास। आबादी 24 करोड़ है, गेम एक है आपके पास जिसके हर गली और मोहल्ले में क्रिकेट होती है। तो उसमें 5 टीमें बना देना मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उनके साथ। सिर्फ कराची की आपकी अगर आबादी 4 करोड़ लगा लें तो 4 करोड़ की आबादी कैसे वो एक टीम में एडजस्ट हो सकती है जब हर गली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही है। और टोटल 192 के लड़के पूरे पाकिस्तान में, इतना बड़ा मुल्क, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में, और इसमें बहुत एक बड़े पैमाने पे अब पीछे मैंने अब ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2.5 करोड़ है। तो पीछे मैंने ग्रेग चैपल का बयान सुना कि उसने वो कह रहा था कि जो हमें क्रिकेट की टीमें ज़्यादा करनी चाहिए और डिपार्टमेंट्स इसमें लाने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हमारे कई जो प्लेयर्स हैं वो बाहर बैठे रहते हैं इन 6 टीम्स में। तो वो थोड़े अरसे के बाद वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं, उनको चांसेस नहीं मिलते। तो इस वजह से हमें दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ानी चाहिए और जो हमारी जो स्टेट की टीमें हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 24 करोड़ की आबादी है। आप तो जितना ज़्यादा से जितना फ्लोरिश करें, नीचे डिपार्टमेंट्स को लाएँ, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लाएँ, रीजन को लाएँ, इम्पावर करें ताकि आपकी जो मैक्सिमम यूथ है वो इसमें आ जाए और आपके पास जो रोज़गार के मौके उनके लिए पैदा कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसी हवाले से आपने जिस तरह बात की, जो ड्रॉप इन पिचेस की बात कर लेते हैं। अब उसमें 2 चीज़ें हैं। रमीज़ राजा का हमने स्टांस देखा, चेयरमैन PCB, उन्होंने शुरू से आते साथ ही इस पे बड़ा फोकस किया कि पाकिस्तान में अच्छी पिचेस नहीं बनती और यही रीज़न है कि हम अच्छे लड़के प्रोड्यूस नहीं करते, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, अब इसमें अब 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो जो उनका स्टांस है वो है कि ड्रॉप इन पिचेस आएंगी और इस तरह हमारी क्रिकेट बेहतर होगी।
अब उसमें मोस्टली मैंने कई क्रिकेटर से और कोचेस से बात की, सबका मानना ये था कि ये कोई ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं है। उनका कहना ये है कि ये उस कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका है, क्योंकि वो 6 मंथ इसको क्रिकेट के लिए यूज़ करते हैं, 6 मंथ वो किसी और पर्पज़ के लिए, किसी और स्पोर्ट्स के लिए, जैसे रग्बी वगैरह के लिए वो ग्राउंड को यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से इसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनेशन का मकसद ही है। तो पाकिस्तान में तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपका स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट है तो क्रिकेट के लिए यूज़ होता है। उनका मानना ये था कि अगर जितना पैसा आपने इस पर लगाया है, इसके इसी अमाउंट के अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से सोल मंगाते, उसी सॉइल से आप पिचेस तैयार करते और अपने प्लेयर्स को, अगर इंग्लैंड का टूर है तो उस पर प्रैक्टिस कराएं, या इवन डोमेस्टिक के अंदर भी उस पर आप उसी सॉइल के ऊपर लड़कों को 4-4 पिचेस बनाते हर स्टेडियम के अंदर और प्रैक्टिस करवाते, और वो ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। तो आपका स्टांस एज ए प्रोफेशनल इस पर क्या है? देखिए, मैं इन दोनों से डिसएग्री करता हूँ। ये जो दोनों के स्टांस है, नंबर 1 रमीज़ राजा ने जो ये लेकर आए हैं, पाकिस्तान में भी म्यारी वो पिचेस डेवलप कर सकते थे इसी तरीके से। आप रावलपिंडी में चले जाएँ, आप रावलपिंडी में डेवलप कर सकते हैं, आप एबटाबाद चले जाएँ वहाँ पे, और जितने भी ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर आप के पास जो सॉल है इसकी है कि आप उस पर जो जिस स्टैंडर्ड की आप पिच बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो ड्रॉप इन पिचेस हैं, ड्रॉप इन पिचेस, एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो जो मल्टी मकासद के लिए यूज़ होते हैं जो ग्राउंड्स वगैरह, उनमें तो ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने 6 महीने की 3-4 महीने का सीज़न है, उसमें आपने एक क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद वहाँ पे रग्बी का होना है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। फिर फुटबॉल की लीग होती है, उसी को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से वो यूज़ होता है। दूसरा जो उनकी सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, वो ड्रॉप इन पिचेस के लिए वो आइडियल चीज़ है। और जो उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो भी टॉप क्लास हाई क्वालिटी पढ़े लिखे, और उनके पास इस तरीके के कोर्सेज हैं कि वो उनको मैनेज कर सकते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास क्यूरेटर्स, हमने वही, आपने जो पूरा सिस्टम है उस वो आपने ओब्लाइज किया हुआ लोगों को, आपने कोचिंग में भी ओब्लाइज किया हुआ, आपने मैनेजमेंट में भी ओब्लाइज किया हुआ है, आपने इसमें जो ग्राउंड्स में क्यूरेटर रखे हुए हैं उनको भी ओब्लाइज किया हुआ है। जो किसी पुराने क्रिकेटर के साथ या चेयरमैन का दोस्त है आपने उसी को रखा हुआ है। ना आपने कोर्सेज करवाए हैं कोचिंग के प्रॉपरली, आपने सर्टिफिकेट बांटे हैं जो आपके दोस्त थे, ना आपने क्यूरेटर के कोचेज़ कराए हैं, ना आपने ये इसके स्पेशलिस्ट के कोर्सेज करवाए हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती, आप ड्रॉप इन छोड़ के जो मर्जी पिचे ले आएँ, वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकेगी, क्योंकि जब तक आपकी जो मट्टी है वो उसके साथ एडजस्ट नहीं करेगी। आपकी जो ग्राउंड्स हैं वो उनकी जो लेवल ही इतना नहीं है कि आप उनमें ड्रॉप इन पिचेस एडजस्ट हो सकें। तो कुछ अरसे के बाद वो क्या होंगी कि वो बिल्कुल वो मड का ढेर बन जाएंगी, और वो आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। अगर आपने करवाना है तो आपने अच्छे जो आपके क्रिएटर हैं उनको वेल ऑर्गेनाइज करें और उनको एजुकेट करें और उनको ट्रेनिंग करवाएं दूसरे कंट्रीज के अंदर भिजवा के। और फिर दूसरा के देखें, और उसके बाद जो आपकी साइकी है वो भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। जिस तरह अभी साउथ अफ्रीकन टीम आई है, तो आपने जो कराची में आगे पीछे जो रावलपिंडी में आगे जो पिचेस वगैरह बनाई हैं, वो तो इंतहाई थर्ड क्लास स्टैंडर्ड की पिचेस थी। उसमें एक बॉल आपका वो ग्लव्स पे आ रहा है और दूसरा बॉल आपका बिल्कुल घुटने पे आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप अपनी क्रिकेट खिलाएंगे तो फिर आप ड्रॉप इन पिचेस छोड़कर जो मर्जी ले आएँ, जब आपकी साइकी नहीं चेंज होगी, मेंटालिटी, तो उसका फायदा तब तक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अभी प्रोग्राम में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज और करंट जो क्रिकेट चल रही है इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन के। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। रऊफ साहब से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। रऊफ भाई, हमने जैसे बात की पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से, अल्लाह करके 2009 के बाद बड़ा लंबा स्पैन हमारे पाकिस्तान में हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ रही। और मेरा अपना मानना बड़ा ये स्ट्रांगली बिलीव है कि जब किसी कंट्री के अंदर कोई स्पोर्ट्स होती है तो वो फ्लरिश करती है, ऊपर उठती है, क्योंकि यंगस्टर जब अपने हीरोज़ को खेलते हुए देखते हैं, एक तो वो बहुत बड़ा चार्म है उनके लिए, और फिर प्लेयर्स के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर, कि जब अपने वो होम ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम यूएई के अंदर खेलते रहे। अब जैसे पहले जिम्बाब्वे आई, फिर बड़ी टीमों ने भी थोड़ा सा बेहतर इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई। नई रजीम जब आई, पिछली गवर्नमेंट ने अगर कोई काम अच्छा नहीं किया तो मेरा मानना यह है कि उस रजीम ने एटलीस्ट ये ज़रूर किया कि उन्होंने सारी एफर्ट इसी पे लगाई हुई थी कि दूसरी टीमें पाकिस्तान में आए। जैसे ही वो रजीम गई, क्योंकि मेरा मानना यह कि एहसान मानी का अच्छा खासा इसमें स्टांस था, क्योंकि उनका एक अच्छा नाम, वेल नोन वो पर्सनैलिटी थे, वसीम खान ने भी अच्छा किया। अच्छा, जैसे वो रजीम गई, ये आई, तो हमने देखा कि न्यूजीलैंड 11th आवर पे चली गई है। अब उसमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम थी कोई ना कोई, जिस शायद मुझे लगता है कि शायद कम्युनिकेशन गैप था किसी पार्ट के ऊपर उनके साथ, किसी ने उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया उनकी टीम को। एटलीस्ट अगर उनके रिजर्वेशन ना होते तो वो आते ही ना, अगर आके वापस चले जाना, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं लैकनेस थी। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो अब वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, वी नो कि ये
पेंडेमिक बड़ा स्वेयर है, पूरी दुनिया में चला, बट एक चीज़ ये हो रही है कि अब दुनिया में आप देखें, पहले साल जो इश्यूज नज़र आए अब नज़र नहीं आ रहे। अब हर जगह क्रिकेट हो रही है। भारत ने खेली अभी न्यूजीलैंड से, अभी वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, अभी एशेज चल रही है, फिर बाकी सारी दुनिया की मिसाल लेते, कहीं कैंसिलेशन की तरफ नहीं जा रही चीज़। हमारी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई, पहले कुछ प्लेयर्स को 2-4 दिन के बाद पॉजिटिव निकल आया कोविड, फिर 5 प्लेयर्स को निकल आया, तो फिर एवेंचुअली जो कि डिसीजन लेना पड़ा, इसको पोस्टपोन करना पड़ा। और हमारा इस दफ़ा फिर ये मसला हुआ कि पीसीबी खुद लुक आफ्टर कर रहा था बायोस्फीयर बबल को, और इनको ये कहा गया था लास्ट टाइम कि आप शायद नहीं मॉनिटर कर सकते, आप किसी थर्ड पार्टी को कर लें। तो क्या आप समझते हैं ये सारी नई रिजीम, नए लोग, इनसे नहीं मैनेज हो पा रहा, या हमें किसी ना किसी थर्ड पार्टी को इसको इन्वॉल्व करना चाहिए? क्योंकि अगर एक दफ़ा हिट पड़ जाती है, आगे ऑस्ट्रेलिया ने आना है, पीएसएल होना है, ये तो फिर आपको डेंट पड़ेगी। पीएसएल में भी लड़के कहेंगे जी इनका तो बायोस्फीयर बबल ही ठीक नहीं है। और क्योंकि प्लेयर्स के अलावा जो आपका दूसरा स्टाफ है, चाहे वेटर्स है, क्लीनिंग स्टाफ है, वो सब तो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं है, तो बबल तो रहा ही नहीं इटसेल्फ। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, हमें सबसे ज़्यादा दूसरों पे ब्लेम करने की आदत है, और हम अपनी चीज़ें सही करने की आदी नहीं है। हमारा जो देखें कि जो श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ है, आप कराची में बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट मैच आपने ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद हम रिलैक्स हो गए। हम जो उनकी सिक्योरिटी हमें 2009 में देनी चाहिए थी, हम नहीं दे सके। उसके बाद जो आपका फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, आपकी क्रिकेट 10 साल पीछे चली गई। ठीक, उसमें कम्प्लीटली एक सिक्योरिटी फेलियर था आपका, और उसमें हमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी और उसको हमें बेहतर करना चाहिए था। उसके बाद जो अभी न्यूजीलैंड की गई है टीम, उसके बाद पीएसएल का इंसिडेंट हुआ जी। पीएसएल में जो केसेस हुए हैं उसमें भी हमने चीज़ें अंडर कारपेट डाली। हमने बेचारा जो डॉक्टर था जिसने बायोस्कोर बबल बनाना था और चीज़ें चेक करनी थी, उसको हमने कुर्बानी का बकरा बनाया और उसको फारिग कर दिया। तो प्रोटोकॉल देना उसका काम ही नहीं था। अभी देखेंगे जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उन्होंने बायोस्कोर बबल की खिलाफवर्जी किया, तो उन्होंने उनको स्ट्रेट अवे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने किसी डॉक्टर को फारिग नहीं किया। यहाँ पे इतना तमाशा होता है कि डॉक्टर सेल को बगैर वजह के फारिग कर दिया, ना उनका कोई कसूर है, ना उसका कोई सिस्टम में आता है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद अभी नंबर 3 पे न्यूजीलैंड का जो आपने बताया कि न्यूजीलैंड की टीम आई है, तो हमें पता था कि जो हमारी सिक्योरिटी का हमने सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। हमने उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी है, यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, इतना बेहतरीन हमने कदम किया। मगर जो हमारा दुश्मन है वो हमारी ताक में था। आप खुद 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, तो हमारे लोग इतने अहल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और गवर्नमेंट में होने चाहिए थे कि वो कम अज़ कम उनको पता था कि एक इस किस्म का एक वार हमारा दुश्मन हम पे करेगा, तो उसकी सर्वाइवल के लिए उन्हें उनके साथ हमेशा राब्ते में रहना चाहिए था और उनको कॉन्फिडेंस में पहले लेके रखना चाहिए था। ठीक बात है। इस किस्म का इंसिडेंट आएगा, इस किस्म की जो ब्रेक होगी न्यूज़, और उसमें हमने आपको सारी प्रोटेक्शन दे दी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पहले हमें उनको ब्रीफ कर देना चाहिए अच्छी। ठीक बात है। जिस तरह आपने कहा हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन गैप था, इस वजह से उन्होंने दौड़ लगा दी, वो चले गए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी करंटली भी कोरोना के फिर वो दोबारा जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आई है दोबारा आई है। फिर आपने अब मुझे बताएं, पिछली दफ़ा कोरोना के प्रॉब्लम हुआ है तो आपने डॉक्टर सेल को फारिग किया, इस दफ़ा डॉक्टर रियाज को क्यों नहीं फारिग कर रहे आप? होना था ये चाहिए था कि उसको भी फारिग कर देते। हाँ। अब इनको पता है कि ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है इनसे, तो इनको प्रॉपर प्रोफेशनल हायर करने चाहिए, चीज़ों को अंडर कारपेट नहीं डालें प्रॉपर, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जो ये इंडस्ट्री बन चुकी है और इसमें बहुत बड़ी आपकी जनरेट हो रही है आपकी इकानमी, ठीक, तो उसको आपको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है रोबी पैसे बचाए इन्होंने किसी को थर्ड पार्टी को देने के बजाय, उससे डबल ट्रिपल लॉस करा दिया सीरीज को पोस्टपोन करने में। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी उनको यहाँ पे सेटल डाउन करने में और उनको बुलाने में। तो अगर आप थोड़े से पैसे उन पे लगा देते जो बाहर की कंपनी थी, तो मेरा ख्याल कि आपकी बचत हो सकती है। मैं इस चीज़ को समझने से कासर हूँ पीएसएल में भी और अभी भी, कि आपका बायोस्फीयर बबल कैसे रहेगा जब आपका जो दूसरा लोग हैं जो प्लेयर्स के अलावा, चाहे वो आपका ग्राउंड स्टाफ है, चाहे आपके वो क्लीनिंग स्टाफ है, आपके वेटर्स हैं, जब वो सारे अपने घरों में आगे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में मैंने सबको बहुत पढ़ा जितनी भी जगह पे बायोस्फीयर बबल आपका चलता है, इवन जब यूए में हमने सेकंड लेग की तो जितने लोग उसमें एम्बेड के अंदर आते थे वो एक ही होटल में रहते थे, एक पूरे का पूरा होटल, वो जो थर्ड पार्टी करती है रेटरा का नाम ले, तो वो क्या करते थे उसको बुक करते थे, उसी के अंदर वो सब रहते थे, उसी से वापस आते थे। उन लोगों का किसी से इंटरेक्शन ना होता था उस सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक इवन वर्ल्ड कप की एग्जाम्पल हमारे सामने है जो भी रिसर्च हुआ, कितनी टीमें थी, 16 टीमें थी और 16 टीमों ने कितने ट्रैवल किया, लेकिन ये था कि उन 16 टीमों के जो लोग इन्वॉल्व थे या ग्राउंड स्टाफ था वो किसी से नहीं मिले एक मंथ पूरा, जब तक वर्ल्ड कप कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह की तो कॉमन सेंस की बात है। अब तो 2 साल हो गए हैं, अब कोई आज की या नई चीज़ तो नहीं, और पूरी दुनिया इसी के साथ जी रही है, तो हम अभी तक उस अवेयरनेस से थोड़ा दूर है।
देखिए हमारे हमारे 2-3 चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी पड़ेंगी। एक तो हमारे पास इतने ज़्यादा इंतज़ामात नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम जितने भी हमारे ग्राउंड्स में मैचेस वगैरह हो रहे हैं और जितना भी स्टाफ है उनको हम सिक्योर कर सकें, क्योंकि किसी ना किसी समय उनका इंटरेक्शन रहता है। जिस तरह आपके प्लेयर्स हैं वो भी जिस तरह के फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो ट्रू प्रोफेशनल हैं, जो उनको ज़ाब्ता अखलाक दिया जाता है उसके अंदर रहकर काम करते हैं उसी बायोस्कोर बबल के अंदर। मगर यहाँ पर हमारे प्लेयर्स आपने देखा होगा कि वो उनके मेहमान भी आ रहे हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ भी आ रही हैं, वो इवन फॉरेनर प्लेयर्स को भी बाहर दावतों पर लेकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब इनको बड़ी सख्त ज़रूरत है ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले और PSL में कि ये चीज़ें उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दें कि जिसने भी इसके खिलाफ। और फिर दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान की एक रीत है कि जो बड़ा आदमी है या बड़ा नाम है उसको सज़ा नहीं दी जाती। अगर आप 1-2 लोगों को पनिशमेंट दे दें और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दें तो बाकी ये नहीं करेंगे। आपके पेशावर ज़ल्मी के कुछ प्लेयर्स थे, उन्होंने बायोस्कोर बबल तोड़ी, आपने उनको कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद 1-2 और लोग थे आपके बोर्ड के, उन्होंने तोड़ी, आपने उनको भी कंपलसेट किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आपकी पूरी PSL ही फ्लॉप हो गई, उसके बाद आपको मुलतवी करनी पड़ी। अभी मेरा ख्याल है कि इसमें भी आप प्रॉपर तरीके से जो आपकी बायोस्कोर बबल है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके, इसी वजह से ये वेस्ट इंडीज़ की टीम भी वापस चलेगी। अगर इसी तरह नॉन प्रोफेशनल तरीके से आप चीज़ें चलाएंगे तो फिर इस तरीके आपको एक बड़े नुकसान को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्टली मैं आपसे बड़ा शॉर्टली आंसर चाहूँगा, अभी करंट जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की, बाबर की कैप्टनसी और टीम जिस तरह ग्रूम कर रही है और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस भी, तो कैसे देख रहे हैं इस टीम को आप बिल्ड होते हुए? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो कैप्टन नज़र आए बाबर आजम, और इम्प्रूव भी उन्होंने किया। उसके बाद जो स्पेशलिटी के हम कंसीडर नहीं कर रहे थे कि रिजवान शॉर्ट फॉर्मेट में इतना अच्छा परफॉर्म कर देंगे, मगर उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म किया और तीनों फॉर्मेट में किया और उन्होंने बिल्कुल किसी और की जगह रहने ही नहीं दी वहाँ पे। इसके अलावा जो आपके फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। हसन अली ने टेस्ट मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मगर अब एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि बांग्लादेश का टूर है वो भी पाकिस्तान ने 1 साइड जीता, अभी वेस्ट इंडीज़ को भी क्लीन स्वीप किया है। मगर जो बड़ी 4 टॉप टीमें हैं आपकी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, आपकी न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और इंडिया है, इनके खिलाफ जब आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है और उसके बाद जो आपकी इंटरनेशनल वनडे मैचेस वगैरह होते हैं 5 या 4 मैचेस की सीरीज़, उसमें ये टीम किस हद तक रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाती है। अगर किसी एक भी बड़ी टीम को शिकस्त देने में आप कामयाब हो जाते हैं टेस्ट में या वनडे इंटरनेशनल में, तो डेफिनेट पाकिस्तान की ये टीम की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे फास्ट बॉलिंग का भी बता दें कि डेथ बॉलिंग में वैसे तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मैचेस में, बट डेथ बॉलिंग के अंदर हमने वर्ल्ड कप में भी देखा इनको रन स्कोर हुए, कंसीड हुए, तो उसको कैसे देख रहे हैं? अभी इसको टाइम लगेगा उसको सीखने में? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो ये जो हारिस रऊफ़ हैं वो भी डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद जो आपके शाहीन अफरीदी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो हसन अली मिडल में अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उसके शाहनवाज दानी है अभी, क्योंकि बिल्कुल अर्ली ऑन है। शाहनवाज दानी हो गया, उसके बाद मोहम्मद हसनैन है, वसीम जूनियर हैं। तो जिस तरह ये मैचेस वगैरह खेलते जाएंगे और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इनकी आती जाएंगी और ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बॉलिंग अच्छी है, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है प्रभु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में आपको ज़हमत देते रहेंगे। नाज़रीन, आपने अब्दुल रऊफ़ की बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।